यूटा की एक बंजर बियाबान घाटी में एक रैंच है जिसे लोग शैतानों का अड्डा कहते हैं। वहाँ जो भी रहता है उसके साथ बुरा होता है। वहाँ बहुत खतरा है, इस पे कोई शक नहीं। उस जगह पर बड़े भयानक जीव घूमते हैं। कई कहानियों में कहा गया है कि लबादे पहले जीव जंगल से बाहर आते थे और लोगों का पीछा करते थे। वो उनके करीब आया और दहाड़ने लगा। आसमान में डरावनी लाइट्स दिखती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेसा के कुछ हिस्से अचानक से चमकने लगे थे। जानवरों की बेरहमी से कटी लाशें मिली। उन्होंने उनके कीमती मवेशियों को मार डाला था। बात सिर्फ एयरफोर्स की नहीं है, बात सिर्फ अनोखे जीवों की नहीं है, या सिर्फ जानवरों की हत्या की बात भी नहीं है। वहाँ सब कुछ था। वहाँ बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा भी दिमाग हिला दिया था। उन विचित्र घटनाओं के पीछे ऐसा क्या था जिसकी वजह से स्किनवॉकर रैंच में वो सब हो रहा था? क्या उस रहस्य को सुलझाने के बाद हमारी सोच बदल जाएगी? स्किनवॉकर रैंच में कुछ तो बड़ा अनूठा हो रहा था और उसकी जांच पड़ताल बहुत जरूरी थी। ब्रह्मांड में एक दरवाजा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें हर उस बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे आसपास ही हैं। हमारा भविष्य हमारी नजरों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले रहे ही नहीं। साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है द मिस्ट्री ऑफ स्किनवॉकर। यूइंटा काउंटी, यूटा। एक गहरी घाटी में बसा यह इलाका चारों तरफ से ऊंची ऊंची चोटियों से घिरा है। नॉर्थ अमेरिका का ये 512 एकड़ का इलाका स्किनवॉकर रैंच के नाम से मशहूर है। यहाँ रहने वाले लोग कहते हैं कि इस इलाके में कुछ स्याह शक्तियां रहती हैं और यहाँ आसमान में बड़े हैरत अंगेज नजारे दिखते हैं। भयानक जीवों से मुकाबला होता है, जानवरों को बड़ी बेरहमी से मारा जाता है और कई दूसरी पैरानॉर्मल गतिविधियां होती रहती हैं जिनकी चर्चा सदियों से हो रही है। स्किनवॉकर रैंच में ऐसी कई गतिविधियां हो रही थीं जिन्हें देखकर लोग बहुत हैरान थे। वो यूटा का एक ऐसा इलाका था जहां ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान ही था और वही इलाका अब एक हाई डेजर्ट प्रेरी बन गया था। सच तो यही है, लेकिन वहां जो हो रहा था वो बिल्कुल अलग सवाल है। ये दुनिया में एक बड़ी ही अनोखी जगह है। यहाँ होने वाली हर घटना बड़ी ही नाटकीय होती है। ये आज तक की सबसे ज्यादा साइंटिफिकली स्टडीड यूएफओ या पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट भी है। नेटिव अमेरिकन लेजेंड्स में कहा गया है कि स्किनवॉकर रैंच में तभी से दूसरी दुनिया के जीव रह रहे हैं जब से इंसान वहां रहने लगे हैं और आर्कियोलॉजिकल सबूतों के आधार पर वो करीब 10,000 साल पहले यहाँ आकर बसे थे। वो पहले ऐसे यूरोपियन सेटलर्स थे जो इस इलाके से 18वीं सदी में गुजरे थे और उन्होंने अपने साथ हुई अजीबोगरीब वारदात को अपने जर्नल्स में लिखा था। यूटा बेसिन पार करने वाले वो पहले यूरोपियंस थे, फ्रांसिस्कन मंक्स। उन्होंने रात के वक्त अपने कैंपफायर के ऊपर उड़ती हुई अजीब सी चीजें देखी जिन्हें हम आज यूएफओस कहते हैं। नेटिव अमेरिकन यहाँ के मूल निवासी थे और वो ये सब पीढ़ियों से देखते रहे हैं। जब से यहाँ इंसान रह रहे हैं तभी से यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। जैसे आसमान में अनोखी चीजें नजर आती हैं, यूएफओस। स्किनवॉकर रैंच से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें जानवरों को बड़ी बेरहमी से मारने की बात कही गई है। लोग कहते थे अगर आप वहां पर खुदाई करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। कई कहानियों में कहा गया है कि अदृश्य जीव जंगल से बाहर आता था। हमने यूएफओस देखे हैं, तरह तरह के अनोखे जीव देखे हैं। उन्होंने आसमान में होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं देखी हैं। उस रैंच पर हर तरह की घटना होती थी। कुछ लोग तो उस जगह को पैरानॉर्मल का ऑथेंटिक डिज्नीलैंड तक कहने लगे। स्किनवॉकर रैंच पर हुई सबसे खौफनाक पैरानॉर्मल घटनाएं तो उन जीवों से जुड़ी थीं जिनके नाम पर इस प्रॉपर्टी का नाम पड़ा था। स्किनवॉकर का इस रहस्यमयी जमीन से नाता तो मिड 19th सेंचुरी से ही रहा है। जनवरी 1964 में जब नावाहोस, यूट्स और अमेरिकन सेना के बीच यूटा और एरिजोना में जमीन विवाद हुआ तो मामला हद से आगे बढ़ गया था। कई दशक के झगड़ों के बाद सेना ने नावाहो लोगों को इस इलाके से खदेड़ दिया और वो बेचारे न्यू मैक्सिको की तरफ लॉन्ग वॉक पर चल पड़े।
नावाहोज ने यूट्स पर सेना की मदद करने का आरोप लगाया और फिर उन्होंने उस जमीन को श्राप दे दिया जहां यूट्स रहते थे। वो श्राप भी शायद बड़ा ही तगड़ा था क्योंकि आज भी वहां कई बड़ी दिलचस्प घटनाएं हो ही रही हैं। शापित जमीन। नावाहो ओझाओं ने एक जीन को साधा था जिसका नाम था यीना डूशियाई या स्किन वॉकर। वो स्किन वॉकर आमतौर पर 6 से 7 फुट लंबे होते थे और बहुत ही खतरनाक भी। कहते हैं कि वो दिखने में भेड़िए जैसे थे मगर 2 पैरों पे चलते थे। स्किन वॉकर की बात भी हार्ट अटैक से कम नहीं थी। उसे मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता था। उनका जिक्र करना भी मुझे बुरी तरह से डरा देता है। दरअसल स्किन वॉकर एक बेहद खतरनाक जीव था। वो लोगों पर, समाज पर और पूरे इलाके पर कब्जा कर लेते थे और लोग डर के मारे वही करते जो वो चाहते थे। यूट्स आज भी बहुत रिस्पेक्टफुल और बहुत माइंडफुल लोग हैं। सच कहें तो वो आज भी स्किन वॉकर रैंच के काफी करीब ही रहते हैं और वो मानते हैं कि ये जगह शापित है और वो शाप सिर्फ यूनिटा बेसिन को ही नहीं मिला बल्कि इस तरह की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सबका करता धरता स्किन वॉकर रैंच में ही रहता है। क्या वाकई ऐसा कोई शैतान है जिसका नाम स्किन वॉकर है और वो स्किन वॉकर रैंच में घात लगाए बैठा रहता है? और अगर है तो क्या उसे सचमुच नोवाहो तांत्रिकों ने बुलाया था या क्या वो शायद उन पैरानॉर्मल परग्रही गतिविधियों से जुड़ा है जो यहाँ सदियों से हो रही है? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जॉर्ज नैप उन पहले रिपोर्टर्स में से एक हैं जिन्होंने स्किन वॉकर रैंच की अनोखी कहानियों के बारे में मिड-90s में उस वक्त बताया जब उन्होंने यहाँ रहने वाले शर्मन परिवार से बात की। वो रैंचर्स परिवार ही इस प्रॉपर्टी का मालिक था। वो एकदम अचानक ही यहाँ आया और तब इस रैंच पर रहने वाला परिवार भी यहीं था। उसकी कद काठी ग्रिजली एडम्स जैसी थी, चेहरे पर दाढ़ी थी। उसने कहा वो इस प्रॉपर्टी की तरफ खिंचा चला आया है। फिर उसने रैंचर से बात की और कहा, मैं यहाँ कुछ देर मेडिटेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ बुलाया गया हूँ, क्या आप मुझे इसकी इजाजत देंगे? वो रैंचर बड़ा हैरान था पर उसने कहा ठीक है, आ जाओ। तब रैंचर और उसके बेटे ने उस शख्स को बीच वाले फार्म हाउस में पहुंचा दिया और फिर वो ये देखने लगे कि वो क्या करता है और उसी के बारे में बात करने लगे। तभी उन्होंने झाड़ियों के बीच से आती एक आवाज सुनी और उस तरफ देखा तो पाया वहां कुछ हिल रहा है। उसके बाद कोई झाड़ियों से बाहर आया और वहां गया जहां वो शख्स बैठा था। ऐसा लग रहा था कि वो फिल्म प्रेडेटर का कोई जीव हो और उसने कैमोफ्लाज पहन रखा हो, एक ओपेक कैमोफ्लाज, एक खास इनविजिबिलिटी टेक्नोलॉजी। वो जीव उस शख्स के पास आया और दहाड़ने लगा। वो शख्स बुरी तरह डर गया और अपनी आंखें खोलते ही वो हवा में उड़ गया और पीठ के बल गिरा। रैंचर अपने बेटे के साथ भागता हुआ उसके पास पहुंचा। वो शख्स बहुत ही डर गया था। फिर दोनों ने उसे प्रॉपर्टी के बाहर पहुंचाया। वो शख्स बार बार कहता रहा कि वो बहुत बुरा है, शैतान है, वो तुम्हें जलाकर मार डालेगा। क्या ये कहा जा सकता है कि जिस जीव को रैंचर्स और उस रहस्यमय इंसान ने देखा था वो असल में वही था जिसे नावाहो लोग स्किन वॉकर कहते थे? क्या वो किसी और दुनिया का जीव था या किसी और डायमेंशन का? इस तरह की कहानियां जब आम हुई तो बहुत से रोमांच पसंद लोग सच जानने के लिए रैंच पर आने लगे। लेकिन जो लोग वहां रहते और काम करते थे, जैसे कि मौजूदा रैंच सुपरिटेंडेंट टॉम विंटरटन, उनका कहना था कि स्किन वॉकर रैंच को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मुझसे कहा गया था कि रैंच पर कहीं खुदाई मत करना, मगर मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी। आखिर वो था तो एक रैंच ही, वहाँ यही सब तो करते हैं, बारों के लिए गड्ढे खोदते हैं। इसलिए मैंने उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। पर पता नहीं वजह क्या थी, मेरे सिर पर बड़ी जबरदस्त चोट लगी। मेरा सिर सूज गया। मेरे सिर में वो फ्लूइड भर गया था जो फैटी टिश्यू को खोपड़ी से अलग करता था। आज तक मेरे डॉक्टर ये नहीं समझ पाए कि असल में हुआ क्या था, मगर उन्होंने इतना जरूर कहा था कि मेरे साथ जो भी हुआ था वो मेडिकली संभव नहीं था। मैं सच कह रहा हूँ, वहां मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसने मेरा दिमाग हिला दिया था। हम जब भी इस इलाके की गश्त लगाने जाते हैं, चाहे वो पैदल हो या अपने व्हीकल्स पर, हम हमेशा अपने पास हथियार रखते हैं। और इसकी वजह ये नहीं कि हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम हथियार इसीलिए ले जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारा सामना किससे होगा। ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? यहाँ कुदरती चीजों के अलावा कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते।
आखिर 512 एकड़ जमीन के इस टुकड़े पर ऐसा क्या है कि आज तक इतने सारे लोगों ने 100 साल के अंदर कई बड़ी अनोखी घटनाएं देखी हैं? क्या यूएफओस देखने के इतने सारे मामले किसी परग्रही रिश्ते की तरफ इशारा करते हैं? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें स्किन वॉकर की कहानी और देवताओं से उनके रिश्ते की जांच पड़ताल से मिले। आगे देखिए। मैंने वहां पर कई आवाजें सुनी थी और इस रैंच पर कई ऐसी जगह हैं जहां जाने पर लगेगा कि आप एक ऐसे रूम में आ गए हैं जहां कई लोग बैठे हैं। स्किन वॉकर रैंच, यूटा। मिड 1990s। रैंच के उस वक्त के केयरटेकर शर्मन परिवार को यहां आए अभी 3 महीने हुए थे और उन्होंने यहां जो देखा वो उनके हिसाब से पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। उन्होंने उन घटनाओं के बारे में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जॉर्ज नैप को बताया। तो पत्नी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई। उन्होंने कई हफ्तों के लिए खाने पीने का सामान खरीद लिया। वो घर लौटी, सामान कैबिनेट्स में रखा और रूम के बाहर चली गई। जब वो वापस लौटी तब देखा कि वो सारा सामान वापस बैग्स में भरा था। वो सुबह सुबह नहाने के लिए बाथरूम में अपना तौलिया और हेयर ब्रश लेकर गई। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नहाने के बाद उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है लेकिन तौलिया और हेयर ब्रश गायब है। बाद में उनका हेयर ब्रश फ्रीजर के अंदर मिला। शुरुआत में तो सिर्फ मिसेस शर्मन ने ही रैंच में इस तरह की घटनाएं देखी थी, लेकिन जल्द ही उनके पति ने भी कुछ बड़ी हैरत अंगेज घटनाएं देखी। रैंचर एक पोस्ट होल डिगर की मदद से फेंसिंग के लिए कुछ गड्ढे खोदने गए और उनके पास वो भारी इक्विपमेंट था। वो 2 पल के लिए रुके, अपने माथे का पसीना पोंछा और आसपास देखा तो वो पोस्ट होल डिगर गायब था। वो उन्हें 3 हफ्ते बाद 75 फुट ऊपर एक कॉटनवुड पेड़ पर मिला। शर्मन परिवार ने जो कुछ देखा था वो अनोखा तो था लेकिन अनूठा नहीं। यहां से कुछ डेटा मिल सकता है और उसे देखने पर ही कुछ पता लग पाएगा। स्किन वॉकर रैंच की तहकीकात कर रही टीम के सदस्यों ने भी यहाँ भूतों के कई कारनामे देखने की बात कही। मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई थी। मैं कमांड सेंटर में अपने बेडरूम में सोने की कोशिश कर रहा था और वहां कोई भी नहीं था। तभी ऐसा लगा जैसे कोई आया हो और मेरे बेड को हिला रहा हो। मैं घबरा कर जागा और देखा वहां कुछ हुआ तो नहीं है, मगर वहां कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिससे मेरा बेड इस तरह से हिलने लगता। मुझे लगा जैसे कोई मेरे बेड से टकराया हो। मैंने कई मौकों पर आवाजें सुनी थीं। मेरे साथ कई और लोग भी थे जिन्होंने वो आवाजें सुनी, मगर दिलचस्प बात यह थी कि मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि वो आवाजें असली हैं या सिर्फ मेरे दिमाग में घूम रही हैं। उस रैंच में कई ऐसी जगह हैं जहां जाने के बाद लगता है कि आप एक ऐसे रूम में आ गए हैं जहां पहले से कई लोग हैं, और आगे बढ़ते वक्त बार बार एक्सक्यूज में भी कहना पड़ता है क्योंकि लगता है हम सामने वाले से टकरा जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ सचमुच पैरानॉर्मल घटनाएं हो रही हैं, तो उनकी आखिर वजह क्या है? ऑथर और रिसर्चर लिन पिकनेट मानती हैं कि स्किन वॉकर रैंच में होने वाली सभी अनोखी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। स्किन वॉकर रैंच में होने वाली घटनाओं को देखने पर समझ आता है कि यहाँ कई तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन शायद हम किसी एक घटना को देख पाते हैं। और किसी भी पैरानॉर्मल घटना में सबसे ज्यादा ड्रामेटिक घटनाएं होती हैं भूत प्रेतों के कारनामे। वो बड़ी ही खतरनाक रूहें होती हैं और लोगों को बहुत परेशान करती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्किन वॉकर रैंच में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई एक जीव या कोई एक एनर्जी सोर्स है, और वो जो भी है अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स अक्सर आमतौर पर इस तरह की घटनाओं को किसी रूहानी शक्ति या टेलीकाइनेटिक एनर्जी का काम मानते हैं, और नवाहो लोगों की बातों से लगता है कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। स्किन वॉकर में जो भी है वो अपना रूप बदलता है, एक शातिर चालबाज की तरह। स्किन वॉकर में होने वाली घटनाएं किसी चालबाज का काम है।
ये बात कई नावाहो कहानियों से सामने आती है और उन्होंने एक ऐसे कायोटी की बात की है जो ये सब करता था। लेकिन स्किन वॉकर हमेशा कायोटी के रूप में नहीं आता। वो कई बार भेड़िया बन जाता है। उसे जिसकी भी खाल मिल जाती है वो उसी का रूप धर लेता है। वो कभी उल्लू बन जाता है तो कभी कौवा या काग। अगर उसे बॉब कैट की खाल मिल जाती है तो वो उसी का रूप धर लेता है। हम तो यही मानते हैं कि वो अपने डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं। स्किन वॉकर जैसे रूप बदलने और इंसानों को परेशान करने वाले जीवों की कहानियां तो दुनिया की कई और संस्कृतियों में भी मिलती हैं। कई जगहों पर उन्हें चालबाज देवता कहा गया है और माना गया है कि वो किसी और दुनिया या डायमेंशन से आते थे। स्कैंडिनेवियन कहानियों में लॉकी का जिक्र है जो बड़ा ही चालबाज था, और सेल्टिक कहानियों में उन परियों की बातें हैं जो चालबाज थीं। और इस तरह दुनिया में हर जगह ऐसे जीवों की चर्चा मिल जाती है जो रूप बदलकर कुछ और बन सकते थे। वो भी शायद ऐसे परग्रही जीव थे जो एक स्किन वॉकर जैसा था। वो शायद एक एलियन था जो इस इंटर डायमेंशन दरवाजे में फंस गया था और समय समय पर बाहर आकर रैंच में दहशत मचाता था। क्या ये कहा जा सकता है कि स्किन वॉकर रैंच असल में एक परग्रही जीव था जो किसी और डायमेंशन से आया था, एक पैरेलल यूनिवर्स से? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं कि उन चालबाज देवताओं के अलावा हमें पत्थरों पर बने चित्रों से भी किसी और दुनिया के रिश्ते के सबूत मिले हैं। 9 माइल कैनियन स्किन वॉकर रैंच से करीब 100 किलोमीटर दूर है और यहाँ भी कई बड़े रहस्यमयी जीव दिखे थे जिनके सिर पर विशाल एंटीना थे और उनके सिर का आकार भी बड़ा अनूठा था। नावाहो और यूट कबीले के लोग उन्हें सितारों से आए परग्रही जीवों से जोड़ते थे। जब आप उन चित्रों को देखते हैं और मुझे भी बताया गया है कि वो सितारों से आए लोग हैं, वो दूसरी दुनिया या फिर दूसरे डायमेंशन से आए जीव हैं, और उन चित्रों के मुताबिक वो यहाँ रहने वाले लोगों से मिले हैं और उनके साथ कम्युनिकेट किया है। यहाँ पत्थरों पर कई जगह ऐसे चित्र बने हैं जिन्हें पोर्टल्स कहा जाता है, और वो स्पिंडल असल में ब्रह्मांड में बने वो सुराख हैं जिनसे हम किसी और डायमेंशन में जा सकते हैं। 9 माइल कैनियन से कुछ ही दूरी पर वैसे ही पेट्रोग्लिप्स सेगो कैनियन, सैन रफाएल स्वेल और टेम्पल माउंटेन में भी बने हैं। वो अंतरिक्ष से आए जीव लगते हैं। वो बड़े अनोखे जीव थे और अपने किसी खास मकसद से आसमान में घूमते रहते थे। इतना ही नहीं, वो हेलमेट्स भी पहनते थे, जो हैरानी की बात है। इन चित्रों के चारों तरफ वोर्टेक्स सिंबल्स बने हैं, और ये बात सोचने वाली है कि इन पेट्रोग्लिप्स को जिसने भी बनाया होगा उसने उन जीवों को देखा होगा, क्योंकि ये मुझे तो दूसरी दुनिया के ही जीव लगते हैं। क्या स्किन वॉकर रैंच के आसपास के इलाकों में मिले ये पेट्रोग्लिप्स इस तरफ इशारा करते हैं कि यूटा में प्राचीन काल में या शायद आज भी दूसरी दुनिया के जीव आते रहते हैं? और क्या स्पाइरल पेट्रोग्लिप्स इस तरफ इशारा करते हैं कि यूइंटा पहाड़ों पर एक ऐसा पोर्टल था जो दूसरे डायमेंशन में खुलता था? आगे देखिए। आसमान में मुहाने बने थे, आवाजें आती थी, ऑर्ब से होकर क्राफ्ट आते थे। वो इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में नजर आने लगे, तो इसका नाम पड़ गया यूएफओ एली। फोर्ट ड्यूशेन, यूटा। 1968 17 साल के लैरी कैस्पूच अपने दोस्तों के साथ स्किन वॉकर रैंच के पास एक बड़ी इनफेमस सड़क से अपनी कार में जा रहे थे। वो डेडमैन्स कर्व नाम की जगह पर पहुंचे। उस जगह को ये नाम कई कार क्रैशेस की वजह से मिला था। यहाँ उन्होंने आसमान में एक तेज चमकती चीज देखी। हम कार से जा रहे थे और उसमें हमारे साथ कई लोग थे। तभी हम डेडमैन्स कर्व के पास पहुंचे और फिर ड्राइवर ने रेयर व्यू मिरर में देखा और कहा कि अरे वो चीज क्या है। वो एक आग का गोला था जो हमारे पीछे ही आ रहा था। फिर हमने अपने ड्राइवर से कहा कि कार को और तेज चलाओ, और वो गोला उड़ता हुआ हमारी कार के ऊपर से निकल गया। जब मैंने अपनी मॉम को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी बचपन में कुछ ऐसा ही देखा था।
और कबीले के दूसरे लोगों ने भी आग का वो गोला देखा था। दूसरी रिपोर्ट्स में कहा गया कि यहाँ रहने वाले लोग नियमित रूप से ऐसी अनोखी घटनाएं देखते रहे हैं। स्किन वॉकर रैंच में ही नहीं, उसके आसपास भी, और कई दशक से ये सिलसिला चल रहा है। उन लोगों ने फ्लैशिंग लाइट्स, उड़ते ऑर्ब्स और यूएफओस की बात कही। इस इलाके में सैकड़ों यूएफओस नजर आने की बात कही गई है और बहुत से लोगों ने उन्हीं यूएफओस को पहले भी देखा हुआ है। इसी वजह से इस इलाके के इस खास हिस्से को लोग यूएफओ एली कहने लगे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में यूएफओस नजर आए थे। हमने आसमान में बने मुहाने देखे, मानो आसमान फट गया हो। आवाजें आती थी, उन ऑर्ब से होकर क्राफ्ट आते थे। ये सब दूसरी दुनिया के थे, कहना मुश्किल है मगर ये सच्ची घटनाएं हैं। मैंने खुद मेसा के 500 से 600 फुट के हिस्से को चमकते हुए देखा है। हो सकता है कि वो एक टेरेस्ट्रियल लाइट सोर्स हो या फिर कोई और ही बड़ी दिलचस्प चीज हो। 1990s में भी स्किन वॉकर रैंच के मालिकों ने भी आसमान में ऐसे ही अनोखे ऑर्ब्स देखे थे। जब उन्होंने अपने अनुभव जॉर्ज नैप को बताए तो उन्होंने देखा कि ये यूएफओस इस प्रॉपर्टी में होने वाली दूसरी पैरानॉर्मल गतिविधियों से जुड़ी थी। उन्हें रात के समय अपने बेडरूम की खिड़की के बाहर कदमों की आवाज सुनाई देती थी। फिर उन्हें कुछ डरावने मानवीय आकार खिड़की पर दिखने लगे। उसके बाद घर के अंदर से भी वो आवाजें आने लगती थीं। जब रात को उनकी आंखें खुलती तो उन्हें बेड के नीचे कुछ नजर आता था। वो रात में बाहर निकलकर घूमने लगते और उन्हें अपने सर के ऊपर से आती अजीब आवाजें सुनाई देती, जिन्हें समझना तो मुश्किल था, पर ऐसा लगता था जैसे वो उनका मजाक उड़ा रही हैं। उन्हें आसमान में उड़ते छोटे छोटे ऑर्ब्स नजर आते और वो पेड़ों के आसपास उड़ते रहते थे। क्या ये कहा जा सकता है कि आसमान में उड़ते ऑर्ब्स, भूत प्रेत के कारनामे और स्किन वॉकर नाम का वो जीव एक दूसरे से अलग नहीं थे? या क्या उन्हें एक साथ जुड़ा मानकर हम इस मामले को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं? शर्मन परिवार ने जॉर्ज नैप को एक और कहानी सुनाई थी, जिससे स्किन वॉकर रैंच के रहस्य का एक और पहलू उजागर होता है। उस प्रॉपर्टी पर उनका पहला दिन था और उन्होंने झाड़ियों से बाहर एक अनोखा जीव निकलता देखा जो उनकी तरफ आ रहा था। उन्हें पता चला कि वो एक भेड़िया है जो काफी बड़ा था। भेड़िया का पिछला हिस्सा ही उनके सीने तक आ रहा था। पहले तो उन्होंने उस जीवे को पुचकारा, मगर वो काफी लंबा तगड़ा जीव था। बाड़े के अंदर कुछ बछड़े थे जो भेड़िए को देखते ही एक किनारे से मट गए, मगर एक बछड़े ने गलती कर दी। उसने अपना मुंह बाड़े के दो सरियों के बीच से बाहर निकाल लिया। भेड़िए ने उसे देखा और उसने हवा में करीब 20 फुट ऊंची छलांग लगाई और उस बछड़े का मुंह दबोचकर उसे बाड़े से बाहर खींच लिया। उनके बेटे ने अपनी कार से .357 गन निकाली। डैड ने उस भेड़िए को एक गोली मारी। भेड़िए पर कोई असर नहीं हुआ। फिर दूसरी और तीसरी गोली मारी। इसके बाद उन्होंने उसे चौथी गोली मारी और उनकी पांचवी गोली सीधे भेड़िए के सीने में लगी। उसके शरीर से मांस और खाल के कुछ टुकड़े जमीन पर गिर गए, मगर वो भेड़िया बड़ी आसानी से पलटा और चल पड़ा जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। 5 गोली लगने के बाद भी वो जिंदा था। शर्मन ने कहा कि वो झाड़ियों तक उस भेड़िए का पीछा करते करते गीली जमीन पर उसके निशानों के पीछे पीछे गए। झाड़ियों के पार वो एक खुली जगह पर पहुंचे जहां काफी कीचड़ था। पैरों के निशान कीचड़ के अंदर तक गए थे और फिर वो खत्म हो गए। वहां कुछ था ही नहीं। ऐसा लगा जैसे उसे जमीन निगल गई। बाद में शर्मन ने यह कहानी उन साइंटिस्ट्स को भी सुनाई जो इस रैंच पर तहकीकात करने आए थे। तो उन्हें कई तस्वीरें दिखाकर पूछा गया कि उन्होंने जिस जीव को देखा था क्या वो इनमें से किसी एक जीव जैसा था। उन्होंने उस परिवार के सदस्यों को अलग अलग किस्म के भेड़ियों की तस्वीरें दिखाकर पूछा कि क्या उनमें से किसी के जैसा था। उन्होंने जिस भेड़िए के बारे में बताया उसे डायर वुल्फ कहते हैं, पर डायर वुल्फ तो आज से 10,000 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। अगर शर्मन ने वाकई एक डायर वुल्फ को ही देखा था तो क्या इससे हमें स्किन वॉकर रैंच में हो रही घटनाओं का एक और सुराग मिलता है? कई एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं कि इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। उनका कहना है कि शायद इस रैंच में एक इंटर डायमेंशनल पोर्टल है और उसके रास्ते से न सिर्फ एक से दूसरे डायमेंशन में बल्कि अलग अलग टाइम एंड स्पेस में भी पहुंचा जा सकता है। उनका ये भी मानना है कि सच्चाई की जानकारी उस सन की करोड़पति को है जिसने हाल में ही स्किन वॉकर रैंच खरीदा था।
नाम है रॉबर्ट बिगेलो। आगे देखिए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिगलो ने उस प्रोजेक्ट पर लाखों डॉलर्स क्यों खर्च कर दिए? आखिर वहाँ हो क्या रहा है? कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ जमीन के नीचे एक बेस है। स्किन वॉकर रैंच 1996। 2 साल तक लगातार पैरानॉर्मल और परग्रही घटनाओं का सामना करने के बाद शर्मन ये रैंच बेचने को मजबूर हो गए और इसे खरीदने वाला शख्स भी इस प्रॉपर्टी जितना ही रहस्यमयी था। स्किन वॉकर रैंच की स्टडी की शुरुआत एक प्राइवेट इंडस्ट्री से हुई थी। शुरुआत की थी रॉबर्ट बिगलो ने, जिन्होंने साइंटिस्ट की एक टीम बनाई थी जिनका काम था रैंच में हो रही घटनाओं की स्टडी करना। रैंच उनके लिए एक लिविंग लेबोरेटरी बन गई थी ताकि साइंटिफिकली फोकस करके ये पता लगाया जा सके कि रैंच पर क्या हो रहा है। लास वेगस के करोड़पति बिजनेसमैन रॉबर्ट बिगेलो ने रियल एस्टेट से काफी पैसे कमाए, लेकिन उसके बाद वो अपने पैसे एरोस्पेस में इन्वेस्ट करने लगे, परग्रही जीवों के वजूद की तलाश में। ये बात रॉबर्ट बिगेलो को पता चली, जिन्होंने यूएफओस का राज जानने के लिए जितने पैसे खर्च किए थे उतने किसी और ने खर्च नहीं किए थे। वो वहां गए, उस रैंचर से मिले, अपनी टीम को बुलाया, उसके अनुभव सुने और उसे खरीद लिया। उन्होंने साइंटिस्टों की एक टीम रखी जिसके पास कैमरास और साइंटिफिक गियर थे। उस प्रॉपर्टी को खरीदने के 7 साल बाद तक यहाँ कई दिनों तक कोई नहीं रहता था। मैं उस दिन बॉब बिगलो के साथ ही था जिस दिन उन्होंने ये रैंच खरीदा था। मैं उन पहले लोगों में से एक था जिन्होंने पास वाली पहाड़ी पर रात बिताई थी। हम जानते थे कि यहाँ कई बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं, मगर उन्हें बयां कर पाना मुश्किल था। स्किन वॉकर रैंच खरीदने के साल भर पहले ही बिगलो ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस यानी निट्स की स्थापना की थी। इसमें उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया था और निट्स का काम था तरह तरह की अद्भुत घटनाओं की स्टडी करना, जिनमें सुपर नेचुरल से लेकर परग्रही घटनाएं तक शामिल थीं। बिगलो स्किन वॉकर रैंच खरीदने के बाद अपने निट्स के साइंटिस्ट्स को भी यहाँ ले आए और पूरी प्रॉपर्टी में उन्होंने कैमरा और निगरानी करने वाले दूसरे डिवाइसेस लगा दिए ताकि उन पैरानॉर्मल घटनाओं को ज्यादा करीब से देख सकें अपनी आंखों से। उन्होंने यहाँ एक लेबोरेटरी भी बनवा दी। उन्होंने स्किन वॉकर रैंच के चारों तरफ बहुत ही सख्त पहरा लगा दिया और यहाँ से उन्हें क्या मिला, इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं लग पाया। ऐसे में एक सवाल उठना बड़ा लाजमी है, आखिर उस प्रोजेक्ट पर बिगलो ने लाखों डॉलर्स क्यों खर्च कर दिए? आखिर वहां हो क्या रहा है? और दिलचस्प बात तो ये है कि उस रैंच को बेचने के बाद भी रॉबर्ट बिगलो ने किसी को नहीं बताया कि वहां से उन्हें मिला क्या था। हर जानकारी उन्होंने अपने तक सीमित रखी। मेरे ख्याल से वो या तो इस वजह से कुछ नहीं कह रहे थे कि वो बहुत ही खास जानकारी है, या कोई जानकारी मिली ही नहीं। वो खुद बड़े ही मायावी इंसान हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों में से असली बात क्या है। रॉबर्ट बिगलो ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि स्किन वॉकर रैंच पर चल रही जांच पड़ताल के बारे में आम लोगों को कुछ पता न लगे, लेकिन 16 दिसंबर 2017 को वो खुद ही खबरों की सुर्खियों में छा गए। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खास स्टोरी छपी, ग्लोइंग ऑराज एंड ब्लैक मनी, द पेंटागॉन्स मिस्टीरियस यूएफओ प्रोग्राम। उस आर्टिकल के मुताबिक 2007 में अमेरिकन सरकार के एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ 20 लाख डॉलर्स दिए गए थे और उसका काम था यूएफओस का पता लगाना। उस प्रोजेक्ट का नाम था द एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम या ATIP। उस प्रोजेक्ट की शुरुआत के पीछे भी रॉबर्ट बिगेलो ही थे, जिनकी कंपनी बिगेलो एरोस्पेस ने सबसे ज्यादा रिसर्च की थी और उनका हेडक्वार्टर था स्किन वॉकर रैंच में। बिगेलो एरोस्पेस को उन 2 करोड़ 20 लाख डॉलर का सबसे बड़ा हिस्सा मिला था एरोस्पेस इन्वेस्टिगेशन के लिए। मिड दिसंबर में ये खबर आई थी, लेकिन किसी से नहीं पूछा कि उस वेयर हाउस का क्या हुआ जिसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे। जब ATIP पर सवाल उठाए गए तब सरकारी अधिकारियों ने कहा उसका मकसद दूसरे ग्रहों से आए क्राफ्ट की नहीं बल्कि दूसरे देशों से आए क्राफ्ट्स की पहचान करना था। मगर इसके बारे में रॉबर्ट बिगेलो ने कुछ नहीं कहा। क्या स्किन वॉकर रैंच की तफ्तीश के बाद उन्हें पता लग गया था कि परग्रही जीव आज भी पृथ्वी पर हैं? कहा तो ये भी जाता है कि उन्हें यहाँ पर बड़ी ही अनोखी चीजें मिली थी। उन्हें कई ऐसे रॉड्स मिले थे जो पीरियोडिक टेबल के एक्सोटिक एलिमेंट्स के बने थे।
यहाँ शायद जमीन के नीचे एक बेस या एक एंशिएंट एलियन आर्टिफैक्ट भी था। बिगेलो की टीम को क्या मिला था इसका पता आज तक नहीं लग पाया है। जब बिगेलो की टीम इस प्रॉपर्टी पर थी तब जो कुछ हुआ उससे जुड़ी कुछ कहानियां और अफवाहें हैं। कई लोग मानते हैं उन्होंने मेसा के एक हिस्से को खुलते हुए देखा जिसमें एक स्पेसशिप अंडरग्राउंड बेस के अंदर जाते हुए दिखा। क्या रॉबर्ट बिगेलो के अनुभवों से ये बात साबित होती है कि स्किन वॉकर रैंच में सिर्फ परग्रही जीव ही नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ स्पेस एंड टाइम में बना एक पोर्टल भी है? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और स्किन वॉकर रैंच सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में एक बड़ी खास जगह है। हमारी की गई जांच पड़ताल से पता लगा कि ये चीजें अनजान पोर्टल से आती थीं। यहाँ यूएफओस दिखे थे। आसमान में एक मुहाना बना था जिससे आने वाली आवाजें साफ सुनाई देती थी। स्किन वॉकर रैंच में कई बड़ी ही हैरान कर देने वाली घटनाएं हुई थीं। यहाँ न सिर्फ प्री हिस्टोरिक जीव दिखे और भूत प्रेत के कारनामे नजर आए, बल्कि रात के समय आसमान में लाइट के रहस्यमय ऑब्स भी दिखाई दिए। लेकिन एक बात सबके बयानों में सामान्य थी, ये सभी डराने वाली घटनाएं अचानक ही होती थीं और ऐसा लगता है जैसे जादू के जोर से हुई हों। क्या ऐसा हो सकता है कि इस जगह पर सचमुच ही स्पेस और टाइम में जाने का एक पोर्टल हो, जैसा कि बहुत से एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं? हालांकि रॉबर्ट बिगेलो ने यहाँ जो भी किया उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जॉर्ज नैप को कम से कम एक ऐसे ही अनूठे एनकाउंटर की जानकारी मिल गई। एक रात वहां पर कुछ बड़ी ही अजीब चीजें हुई थी। वहां 2 साइंटिस्ट थे जो PhD लेवल के थे। वो बीच वाले फार्म हाउस में गए और 2 लोग स्किन वॉकर रैंच पर चले गए और अपने इंफ्रारेड इक्विपमेंट से निगरानी करने लगे। उनमें से एक ने अपने इंफ्रारेड से देखा कि एक लाइट का गोला जमीन से कुछ फीट ऊपर मंडरा रहा है। उसने वॉकी टॉकी पर अपने साथी से पूछा, तुमने देखा? हाँ दिखा तो है मगर साफ नहीं है। फिर उसने कहा, हाँ कुछ हो रहा है, इसका आकार बदल रहा है। पहाड़ी पर बैठे हमारे आदमी नीचे देख रहे थे, तभी लाइट का एक गोला जमीन के ऊपर नजर आया और वो फैलने लगा। लाइट का वो गोला फैलने लगा, फिर वो लाइट की एक सुरंग बन गया और उस सुरंग से एक ह्यूमनॉइड बाहर आया। इसके बाद एक मॉन्स्टर उसके करीब आया, उसके कंधे खींचे और बाहर निकल आया। वो 7 या 8 फुट लंबा फीचरलेस जीव था। उसके बाहर आते ही सुरंग ढह गई और वो फिर एक गोला बन गई। ऐसा लगा जैसे वो एक डायमेंशनल टनल हो, जैसे वो किसी और दुनिया से आई हो। नावाहो और यूट दोनों कबीले के लोग मानते हैं कि ऐसी सुरंगें वहां हैं। हमें एक बार फिर नवाहो लोगों के इस दुनिया में आने की कहानी को देखना पड़ेगा। उसके मुताबिक वो कई अंडरग्राउंड वर्ल्ड से होते हुए इस दुनिया में पहुंचते थे और उनके बाहर आने का रास्ता भी जमीन से बना एक मुहाना था जिसे हम पोर्टल कह सकते हैं। ब्रह्मांड में ऐसे कई सुराख हैं आप जिन्हें पोर्टल्स भी कह सकते हैं, और उनके रास्ते हम अलग अलग डायमेंशन में जा सकते हैं। वो सदियों से वहां हैं और जो उनके बारे में जानते थे वो उन रास्तों से आते जाते थे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स के मुताबिक ये सभी साइंटिफिक थियरीज उन मूल लोगों की इस बात की ही तस्दीक करती है कि न सिर्फ दूसरे डायमेंशंस हैं, बल्कि उनके बीच सफर भी किया जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स कई डायमेंशंस की बात करता है और वो सब हमारी दुनिया के साथ ही वजूद में है। हमें स्किन वॉकर रैंच जैसी जगहों पर अनोखे और बड़े अनूठे जीव नजर आते हैं जो उन्हीं पोर्टल्स या दरवाजों से आते जाते हैं, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी और दुनिया में रहने वाले वो जानवर और जीव उन रास्तों से अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आ जाते हों। अब तो कई और भी साइंटिस्ट ऐसी अद्भुत और रहस्यमय जगहों की बात करने लगे हैं जहां हकीकत और कल्पना एक दूसरे में ब्लर सी हो जाती हैं। स्किन वॉकर रैंच की जो बातें सामने आई हैं, उनसे तो यही लगता है कि ये भी एक ऐसी ही जगह है। हालांकि स्किन वॉकर रैंच के पोर्टल की थियरी काफी दमदार है, मगर फ्यूचरिस्ट कैरोलिन कोरी ने इसे एक कदम और आगे पहुंचा दिया। हम जानते हैं कि हमारा फिजिकल यूनिवर्स ज्योमेट्री पर बेस्ड है।
अब हम ये मानने लगे हैं कि एक मैट्रिक्स एक ग्रिड पैटर्निंग सिस्टम है जिसने पूरी पृथ्वी के चारों तरफ एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है, जिसमें बाहर आने जाने के कुछ खास पॉइंट्स हैं और उनके ही रास्ते वो सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल जैसी नजर आने वाली घटनाएं होती हैं। अगर उन जगहों पर आसमान में वाकई मुहाने हैं तो उनकी वजह से ये जाहिर है कि तरह तरह की एनॉमलीज होंगी। हम उस एनॉमली को आसमान में देख सकते हैं, या हो सकता है कि हमें एक प्री हिस्टोरिक जानवर नजर आ जाए, क्योंकि हमारे अंतरिक्ष के फैब्रिक में ही वो मुहाने बने हैं। अंतरिक्ष के फैब्रिक में एक सुराख। क्या ये कहा जा सकता है कि स्किन वॉकर रैंच न सिर्फ एक पोर्टल की जगह है, बल्कि यहाँ एक खगोलीय मुहाना भी है, जिसके जरिए दूसरे डायमेंशंस के जीव ब्रह्मांड में आते जाते रहते हैं और कई बार हमारी पृथ्वी पर भी चले आते हैं। स्थानीय कहानियां और परंपराएं इस बात की तस्दीक करती हैं। हमारी कई जांच पड़ताल से पता लगा है कि वो चीजें उन अनजान पोर्टल से ही आती हैं, भले ही वो पोर्टल आसमान में हो या फिर जमीन पर। जिन लोगों ने उन्हें देखा है उनका कहना है कि उन्होंने एक तेज आवाज सुनी थी। वो आवाज हमारे शरीर के अंदर से आती है और उससे शरीर को तेज झटके लगते हैं। क्या स्किन वॉकर रैंच की उन घटनाओं का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है? उन घटनाओं का जिन्हें समझने के लिए आज हमारे पास साधन नहीं है। शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस रहस्य की तह तक जाना चाहते हैं, या हम स्किन वॉकर रैंच को उसके हाल पर छोड़ देना चाहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि स्किन वॉकर रैंच एक बेहद खतरनाक जगह है, मगर शायद यहाँ मानव सभ्यता के सर्वाइवल के भी राज छिपे हों। अप्रैल 2016। 20 साल की जांच पड़ताल के बाद निट्स टीम ने स्किन वॉकर रैंच में अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए। रॉबर्ट बिगलो ने यह प्रॉपर्टी बेच दी। रॉबर्ट बिगलो करीब 20 साल तक उस प्रॉपर्टी के मालिक रहे, फिर उन्होंने उसे 2016 में बेच दिया। वो ऊब चुके थे। वो और उनकी टीम अब उस प्रॉपर्टी को अपने पास नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वहाँ उनके काम लायक कुछ था ही नहीं और वहाँ खतरा भी था। इस बात में कोई शक नहीं कि वहाँ इंसान और जानवरों के साथ बहुत बुरा हो रहा था। खुशकिस्मती से रॉबर्ट बिगलो ने जिसे यह प्रॉपर्टी बेची थी, वो अपनी जांच पड़ताल जारी रखना चाहते थे, और वो शख्स थे सॉल्ट लेक सिटी के रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर ब्रैंडन फ्यूगल। उस नए मालिक ने ठान लिया था कि उन्होंने जो कहा है वो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके रहेंगे। हेलो, मिलकर अच्छा लगा मुझे भी। मेरे पास कई साइंटिस्ट आए जो मेरे साथ एक पुराने प्रोजेक्ट पर काम कर चुके थे, और वो सब बॉब बिगलो के भरोसे के आदमी थे। उन्हें लगा कि मिस्टर बिगलो को अब वो काम किसी ऐसे इंसान को सौंप देना चाहिए जिसके पास वो बैंडविड्थ और रिसोर्सेज हो जिनसे वो काम कर सके और स्किन वॉकर रैंच में जांच पड़ताल और साइंटिफिक एफर्ट को अगले लेवल तक ले जा सके। ये हमारे दौर का एक बहुत अहम साइंस प्रोजेक्ट था। मैंने चुनकर एक टीम बनाई थी और उन सबके पास बिल्कुल अलग स्किल सेट्स थे। बात चाहे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की हो या फिजिक्स की या फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की। मुझे नहीं लगता कि पहले कभी वहाँ पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल की तहकीकात के लिए उस तरह के रिसोर्सेज और प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ सबसे बढ़िया इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया होगा जो हम उस प्रॉपर्टी पर लेकर गए थे, ताकि उस काम को हम अंजाम दे सके। हमने इस पूरी प्रॉपर्टी में जिस तरह के डिवाइसेस लगाए थे, उसमें से ऐसे सर्विलांस कैमरास थे जिनमें ऑडियो चैनल्स भी थे, जिनकी मदद से हम यहाँ कभी भी होने वाली किसी भी गतिविधि को देख और सुन सकते थे। हमारे पास जियोफोन्स भी थे। उन डिवाइसेस से जमीन में होने वाली वाइब्रेशंस का पता लग जाता था, जो इस बात का सबूत था कि यहाँ जमीन के नीचे कुछ हो रहा है। हमारे पास ऐसे डिवाइसेस थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के काफी वाइड रेंज को भी महसूस कर लेते थे। तो हम काफी ऊंचाई पर माइक्रोवेव और आरएफ स्पेक्ट्रम को मापेंगे। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि वहां कुछ हो तो रहा है। हमारे पास होने चाहिए फिल्म कैमरास, इंफ्रारेड कैमरास, स्टारलाइट कैमरास और विजुअल ऑपरेशंस, जिनसे हम दिन रात उन पर नजर रख पाए। हम इस मामले की तह तक जाएंगे।
स्किन वॉकर रैंच आने के बाद लगता है कि हमें अपनी पुरानी सोच को भूल जाना चाहिए, उन बातों को जिनसे हमें लगता है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कोई और हायर पावर है। इस तरह की बातों का पता लगाना काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है और साथ ही बहुत थकाने वाला भी। क्या स्किन वॉकर रैंच में चल रही नई तफ्तीश से हमें उन रहस्यों के जवाब मिल सकेंगे जो इस जगह से 200 साल से ज्यादा समय से जुड़े हैं? और अगर मिले तो क्या हम ये कहेंगे कि काश हम अकेले ही होते तो अच्छा रहता? हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम अपने ब्रह्मांड को, अपनी हकीकत को और ज्यादा बेहतर समझ सकें। स्किन वॉकर रैंच में हमें उन चीजों का सामना करने का मौका मिला है जो हमें डराती हैं। ये सारी घटनाएं सच्ची हैं, ऐसा हो रहा है भले ही हम चाहें या ना चाहें, और इसकी वजह से हम जिस बाहरी दुनिया को जानते हैं उसका बेसिक फैब्रिक भी बदल जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि स्किन वॉकर रैंच और उसके आसपास के इलाकों में कुछ बहुत खास हो रहा है। हमें उसकी स्टडी करनी होगी।